मंत्री केटीआर ने तेलंगाना को नए मेडिकल कॉलेज देने के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब दिया है और उन्होंने इस आशय का ट्वीट किया है कि केटीआर ने याद दिलाया है कि किशन रेड्डी ने कहा है कि 9 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि तेलंगाना सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2 प्रस्ताव मिले हैं। केटीआर ने प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय मंत्रियों को हमेशा एक ही बात बोलने की ट्रेनिंग देने की अपील की है, भले वह झूठी क्यों न हो। उन्होंने तर्क दिया है कि किशन रेड्डी को 9 मेडिकल कॉलेज बनाने का श्रेय दिया जाता है जो मूल रूप से तेलंगाना में नहीं थे। आयुष के नाम पर हैदराबाद में एक काल्पनिक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की घोषणा की गई है। केटीआर ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा है कि किशन रेड्डी सभी केंद्रीय मंत्रियों में सबसे लोकप्रिय है। मंत्री हरीश राव ने इस बात की आलोचना की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 से 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने का दावा किया था, लेकिन आज केवल 3.3 ट्रिलियन हासिल किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टिप्पणियों का प्रतिवाद किया है। उन्होंने पूछा कि केंद्र ऐसा क्यों है। मंत्री हरीश राव ने कहा कि देश की जनता को बिना तथ्य बताए व्यंग्यात्मक ढंग से बोलना उचित नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि ऐसे लोग हैं जिनका आंदोलन के बाद सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन केसीआर ने हजारों करोड़ कमाए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत जनगामा जिला घनपुर शिवाजी चौक में आयोजित बैठक में बीआरएस की जमकर आलोचना की है। उन्होंने विश्वास जताया कि नए साल में कांग्रेस सरकार का गठन निश्चित है। रंगारेड्डी जिले के गंडीकोटा में सेवालाल महाराज जयंती मनाया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री सत्यवती राठौड़ और सबिता इंद्रा रेड्डी ने शिरकत की है। मंत्रियों ने इन त्योहारों के दौरान आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य किया है और इस मौके पर सीएम ने केसीआर को जन्मदिन की बधाई दी है। मंत्री सबिता ने कहा है कि हम बंजारा सेवालाल के महात्म्य को पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित करने के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। सबिता ने वादा किया है कि भविष्य में आदिवासियों की किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह एक बहन के रूप में आगे बढ़ेगी। सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में सेवालाल जयंती मनाई और सेवालाल जयंती उन्होंने कहा है कि इस जाति की महानता सभी को जाननी चाहिए। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि वह 2014 से 2019 तक विधायक रहे और अब वह मंत्रालय में काम करके खुश है। पूर्व सांसद वीएच ने कहा है कि बीजेपी सरकार नेहरू के इतिहास को छिपाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को बीजेपी के नेता प्रमोट कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी और उन पर स्वतंत्रता आंदोलन के अंग्रेजों के साथ शामिल होने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने आलोचना की है कि भाजपा में कोई निर्दलीय लड़ाका नहीं है। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले के घाटमीका में 2 अल्पसंख्यक युवकों को गोरक्षक दल के सदस्यों द्वारा अगवा कर जिंदा जलाने की घटना निंदनीय है। दुख की बात है कि सोशल मीडिया पर घाटमीका में अपहरण और हरियाणा में जलाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। असरुद्दीन ने आरोप लगाया है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान पुलिस ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी जब पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने शिकायत की है। उन्होंने राजस्थान सरकार से इनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान में जुनैद और नासिर को उनको किडनैप करके और उनको राजस्थान से हरियाणा ले जाकर वहां पर उनको मारकर पीटकर जख्मी करके उनको जिंदा जला दिया गया। ये हकीकत है। जो किडनैपर्स हैं जिनका नाम आया है 5-6 लोगों का, जिसमें एक शख्स का नाम आया है मोनू। अब ये मोनू जो है ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार का चहीता है
उसको हरियाणा की बीजेपी की सरकार अपना पूरा प्रोटेक्शन देती है और उसके जहां कहीं भी वो जाता है पुलिस उसके पीछे आ जाती है। तो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि YouTube पर ये शख्स, ये जो एक गैंग चलाता है माफिया की तरह, वो एक वारिस नाम के आदमी को पकड़ा, उसको मारा और पीटा, और वारिस का जिंदा था, वारिस लाइव फेसबुक पर चलाया उसको। बाद में वारिस की डेथ हो गई तो पुलिस ने कह दिया कि नहीं एक्सीडेंट डेथ हुई। वारिस की फैमिली ने कहा कि उसकी डेथ किसी ने उसको उठाया और मारा पीटा, और यही शख्स जिसका नाम मैंने लिया, जो अब FIR में नाम है एलेश, ये लाइव फेसबुक पे कर रहा था और वारिस के मुंह से खून बह रहा था, और जब वारिस की डेथ हो गई तो उसने फेसबुक से। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की 27 तारीख को सुनवाई स्थगित कर दी है, क्योंकि तेलंगाना सरकार के वकील ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए कुछ और समय मांगा है। YSRTP प्रमुख YS शर्मिला द्वारा की गई प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा अपने समापन पर पहुंच गई है और पदयात्रा के समापन पर 5 मार्च को पलेरू में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और शर्मिला ने YSR के कल्याणकारी शासन और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए यात्रा की है। 2021 प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा 20 अक्टूबर को चवल्ला में शुरू हुई और तब से लेकर आज तक शर्मिला लोगों के बीच घूम घूम कर उनकी समस्याएं जानी है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए लोगों को कई आश्वासन दिए। अब तक 82 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में मार्च किया जा चुका है। शर्मिला कुल 3800 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुकी थी। इसके साथ ही यह 5 मार्च तक 4001 लाख किलोमीटर के माइलस्टोन पर पहुंच जाएगी। शर्मिला इस महीने की 20 तारीख को पलेरू विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। महबूबाबाद और दौड़नाकिल विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा पूरी करने के बाद वे पलेरू पहुंचेंगी। उसके बाद पदयात्रा पलेरू होते हुए तिरुमल यापालैम मंडल इस्लावत ठंडा में जारी रहेगी और इस विधानसभा क्षेत्र में 14 दिनों तक यात्रा जारी रखने के बाद प्रजा प्रस्थानम की समापन सभा पलेरू में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पलामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में 7.15 TMC तक काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंजूरी के अनुसार 7.15 TMC उपयोग करने के लिए हरी झंडी दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परियोजना के पानी का उपयोग केवल पानी के उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। बेंच ने साफ किया है कि लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। इस सोच के साथ यह मौका दिया जा रहा है। खंडपीठ ने कहा है कि इस मामले में योग्यता के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। दूसरी ओर तेलंगाना सरकार ने इस परियोजना के निर्माण में पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए 500 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसकी जांच करने वाली बेंच ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए 500 करोड़ के जुर्माने पर रोक लगा दी है। पीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है कि सभी प्रतिवादियों को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। हैदराबाद के मातनगर में अंध विकास कल्याण के सदस्यों से मुलाकात हुई है और प्रदेश महासचिव छोकरावी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू जियो नंबर 27 को लागू करना राज्य सरकार के लिए सही नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि 3 भाषाओं में मानक को 2 भाषाओं में बदलना उचित नहीं है। अगर आपको 3 भाषाओं का ज्ञान है तो आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी नौकरी पा सकती है। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो विदेश जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने राज्य सरकार के पहल करने और जियो नंबर 27 को हटाने और पुरानी व्यवस्था को अपनाने के लिए कहा है। डीडी कॉलोनी होटल मैनेजमेंट कॉलेज और बाग अंबरपेट में यातायात जागरूकता प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित की गई है और यातायात जागरूकता कार्यक्रम का संचालन सहायक आयुक्त यातायात शंकर राजू के निर्देशन में किया गया। हम इस पर विश्वास करते हैं और स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि जोश के साथ होश बहुत ज़रूरी है। जान है तो जहान है। इस पैसे का आप क्या करेंगे, इस दौलत की आप क्या करेंगे, इस शिक्षा की क्या करेंगे अगर आपकी जान सेफ नहीं है तो, अगर आप जीवित नहीं हैं तो। मैं ये भी इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को लगातार रोज़ जब भी मौका मिले ये बताएं कि ट्रैफिक रूल्स हैज़ टू बी फॉलोड।
India has to become superpower, then we have to exhibit our discipline, self-discipline on the roads. If we have to go globally, then we have to go globally through our character, through our discipline. So it is very, very important. And apart from this, मैं ये भी चाहता हूँ, काश ऐसा हो कि पेरेंट्स की एजुकेशन होनी चाहिए ऑन ट्रैफिक रूल्स। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, यंग पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को जब स्कूटर पे ले जाएं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे ले जाएं, तो खुद शराब पी के ड्राइविंग ना करें, खुद मोबाइल पे रख के ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट हेलमेट का इस्तेमाल करें और बच्चों को बताएं कि देखो सीट बेल्ट पहनने से ये होता है। महाशिवरात्रि के मौके पर सरूर नगर के इंडोर स्टेडियम में भव्यता का आयोजन किया गया है। दिलसुख नगर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में अमर नाधु मांचलिंग और दिव्य दर्शन और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। हैदराबाद शहर में महाशिवरात्रि की धूम शुरू हो गई है और मंदिरों में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। नतीजतन कई जगहों पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के पुजारी शिवलिंगों का विशेष अभिषेक करते हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों ने रिटायर्ड जज जस्टिस लाव नागेश्वर राव से शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव करने का अनुरोध किया है। एससीए के पूर्व अध्यक्ष हर्षद अयूब, पूर्व सचिव शेष नारायण और पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष जॉन मनोज ने कहा है कि वे एनसीए के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की गई अराजकता के बारे में एकल सदस्यीय समिति को बताएंगे। हर्षद अयूब ने दुख जताते हुए कहा है कि पहले एससीए के सदस्यों को भी गेट पर ताला लगाकर स्टेडियम में प्रवेश करने से रोका गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें स्टेडियम के बाहर एक तंबू गाड़ना था और बैठक करनी थी। उन्होंने कहा है कि वे कई दिनों के बाद अब स्टेडियम के अंदर बैठक करके खुश है। इन सभी मामलों को समिति के संज्ञान में लाया जाएगा। पूर्व सचिव शेष नारायण ने कहा है कि क्रिकेट को पटरी पर लाने की जरूरत है। उन्होंने एचसीए के लिए चुनाव करने का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा है कि एचसीए पर विधानसभा में मंत्रियों और विधायकों ने जिस मुद्दे पर बात की है उस पर वे नहीं बोल सकते। वे चाहते थे कि चुनाव पारदर्शी हो। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने हैदराबाद के हयातनगर में छापेमारी की और अलरिच डेयरी की अचानक जांच की है। अधिकारियों ने दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए हैं। सैंपल रिजल्ट के आधार पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी अलरिच डेयरी पर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण छापेमारी की गई और नमूने लिए गए हैं। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर एम श्रीलेखा को फिल्म इंडस्ट्री में आए 25 साल हो चुके हैं और इस मौके पर उन्होंने 25 देशों में म्यूजिक टूर करने का फैसला किया है। निदेशक राजामौली ने 17 मार्च से शुरू हो रहे इस दौरे के पोस्टर का अनावरण किया है। राजामौली ने दुनिया की एकमात्र महिला संगीत निर्देशक के रूप में श्रीलेखा की प्रशंसा की है, जिन्होंने 5 भाषाओं में 80 फिल्में बनाई हैं। उन्होंने श्रीलेखा के विश्व भ्रमण की सफलता की कामना की। श्रीलेखा ने खुलासा किया है कि यह टूर 25 सिंगर्स के साथ कतर से लेकर लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक के 25 देशों में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र द्वारा सौंपी गई सीलबंद कवर रिपोर्ट को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि वे पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। सीलबंद लिफाफे में समिति के लिए सुझाव थे कि शीर्ष अदालत ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में गिरावट को देखने और वैधानिक और नियामक व्यवहारों को सुधार की सिफारिश करने के लिए सरकार को बनाने की सलाह दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि शेयर बाजारों को प्रभावित किए बिना विशेषज्ञ पैनल से सच्चे तथ्य सामने आने चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दायर 2 जनहित याचिकाओं से समिति बनाने की सलाह मिली है। हम सीलबंद कवर सुझाव नहीं चाहते हैं। अगर हम आपके सुझाव को स्वीकार नहीं करते हैं तो भी दूसरे पक्ष को यह आभास होगा कि हमने सरकार द्वारा अपनाई गई समिति को स्वीकार कर लिया है। मैं पूरी पारदर्शिता चाहता हूँ। हम अपनी समिति नियुक्त करेंगे और विश्वास की भावना होनी चाहिए। सीजी
चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यदि आप नहीं चाहते कि हम नामों का खुलासा करें तो हम पर भरोसा करें कि हम अपने स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। सुर्खियां, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के रेमिट सौंप दिया और सोमवार को मेहता ने जोर देकर कहा था कि समिति का रेमिट बहुत प्रासंगिक होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और घरेलू निवेशकों के लिए कोई भी अनजाने संदेश के एक नियामक या वैधानिक निगरानी प्राधिकरण को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा निगरानी की आवश्यकता हो सकती है। धन के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव। उन्होंने मांग की थी कि अदालत सरकार को सीलबंद लिफाफे में समिति के नामों के संभावित सुझावों के साथ उस समिति के रेमिट का सुझाव देने की अनुमति दे सकती है, क्योंकि खुली अदालत की सुनवाई में चर्चा करना उचित नहीं हो सकता है। अदालत 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक में हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित करने की केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी, जबकि दूसरी याचिका में हिडनबर्ग रिसर्च के शॉर्ट सेलर नाथन एडरसन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और बाजार में अडानी समूह के शेयर मूल्य के कृत्रिम पतन के लिए हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा व्यापार समूह के खिलाफ धोखाधड़ी, लेनदेन और शेयर कीमत के हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर दबाव डाला है। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। इंडियन प्रीमियर लीग का ताजा सीजन क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करने आ रहा है। आईपीएल के मैच 31 मार्च से शुरू होंगे और फाइनल मुकाबला 28 मई को होगा। इसको लेकर बीसीसीआई ने आईपीएल 16 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 16वें सीजन में पहले मैच से डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। लीग चरण में कुल 52 दिनों तक 70 मैच खेले जाएंगे। ये मैच 12 जगहों पर होंगे। प्लेऑफ मैचों का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मालूम हो कि कोरोना संकट के कारण पिछले सीजन में कुछ शहरों में मैच हुए थे। कोरोना के प्रसार में कमी के कारण इस बार मैच पहले की तरह ही घर के अंदर और बाहर आयोजित किए जाएंगे और इससे संबंधित टीमों को घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है।